तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। ये शब्द हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। यदि आप यूसेट, यूजीसी नेट या टीचिंग से संबंधित किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सत्र को धैर्य के साथ, लगन के साथ अंत तक जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि यूजीसी नेट का है। इससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में सहायता मिलेगी और परीक्षा में आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बाइलिंगुअल डिस्कस करूँगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पर स्टेटमेंट का एक सेट दिया गया है। मैं थोड़ा सा नीचे इसे कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप पूरा देख पा रहे होंगे, नीचे कोड दिया गया है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट का सेट शिक्षण और अधिगम की प्रकृति और उसके उद्देश्यों को सही अर्थों में रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका प्रतिनिधित्व करता है सर्वोत्तम तरीके से। ऑप्शन है यहाँ पर A, B, C, D और E। नीचे कोड दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, विकल्प पढ़िए, नीचे कोड से ढूंढने की कोशिश कीजिए, तभी आपको इस वीडियो को देखने का वास्तविक लाभ मिलेगा। मैं सीधे आंसर पर आता हूं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है, B, C एंड E, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज पर्सनल एक्ट। अर्थात शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जबकि अधिगम यानी सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है। सी है, टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। अर्थात शिक्षण में अधिगम निहित होता है जबकि अधिगम में शिक्षण निहित नहीं होता। और ई है, टीचिंग इज एन इंस्ट्रक्शन एंड इज ट्राइडिक इन नेचर वेयर एज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन ए सब्जेक्ट डोमेन। तो बी, सी एंड डी इसका उत्तर हो जाएगा। हिंदी में भी इसे देख लेते हैं ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। सीधे हम ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं कि शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी था, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। सी था, शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। यानी जब हम शिक्षण करते हैं तो हम भी सीखते हैं, इसलिए शिक्षण में अधिगम निहित होता है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो सीख भी रहा होता है, लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं तब हम टीचिंग नहीं कर रहे होते, तब हम केवल लर्नर होते हैं ना कि टीचर। और इसमें ई था, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। त्रिपदी कैसे है? इसमें क्योंकि एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, यानी एक टीचर, एक लर्नर और एक उसमें सिलेबस भी होता है, एक कंटेंट भी होता है। तो त्रिपदी है। अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। ठीक है, तो टीचिंग में तो एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक सिलेबस होता है। तो हम ये एक क्या है, इंस्ट्रक्शन है, अंतःक्रिया है।
समझ गए आप? तो इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, सी और ई। इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। तो यहाँ पूछा गया है कि विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो टीचिंग लर्निंग प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं, यानी शिक्षण और अधिगम प्रणाली को इफेक्टिव बनाने में हेल्पफुल हैं। तो आप इन्हें देख लीजिए, काफ़ी सरल हैं। नीचे कूट से आप एकदम क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और आंसर को हिट कर पाएंगे, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके समझने की आवश्यकता होगी। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, ए, सी और डी। ए, सी और डी इसका सही उत्तर है। ए है विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, यानी शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में विद्यार्थी का पूर्व अनुभव सहायक है, प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट। दूसरा है सी, यानी विद्यार्थी की अभिक्षमता, उसकी अभिक्षमता कैसी है। और तीसरा है यानी डी ऑप्शन, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ स्टूडेंट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में। ऊपर इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि दोनों माध्यमों के विद्यार्थी से आसानी से समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो पहला इसमें था प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, यानी जो विद्यार्थी है उसका पूर्व अनुभव। सी था एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, यानी उसकी अभिक्षमता कैसी है लर्नर की अर्थात विद्यार्थी की। और डी था लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बाकी नहीं है, फैमिली लाइनेज नहीं होगा और लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन नहीं होगा, लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज ये भी नहीं होगा। तो ये तो ऑलरेडी कट हो जाएंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, तभी आप सही उत्तर पर पहुंच जाते हैं आसानी से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने इसे हल करने का तरीका बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ठीक ऊपर आई बटन में पिन कर दिया गया है उस वीडियो के लिंक को आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और अपनी कमांड को इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में मजबूत बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक अभिकथन दिया गया है, यानी एक असर्शन दिया गया है, और दूसरा रीजन यानी तर्क दिया गया है। अभिकथन ए है, तर्क आर है। अभिकथन है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, बिल्कुल, यानी सभी शिक्षण में लर्निंग समाहित होता है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में कि सभी शिक्षण में जो है अधिगम निहित होता है। ये अभी आपने ठीक क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था यहाँ पे कि शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। तो सभी टीचिंग में क्या है, लर्निंग होती है। तो ये तो सही है, यानी अभिकथन सही है। दूसरा है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम टीचिंग। ये कह रहा है कि लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम टीचिंग, यानी जब तक टीचिंग ना हो तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। तो ये क्या है, गलत है। आप जो है कभी कभी बिना सिखाए भी सीख जाते हो। हर कुछ सीखने के लिए शिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बिना टीचर के सीख सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग से, या दूसरों को देखकर, या अपने आप किसी भी तरीके से। तो सभी सीखने के लिए यानी सब कुछ सीखने के लिए टीचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप इसे आप यहाँ पे समझ पाओगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 था सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इससे आप समझ जाएंगे ए सही है, ठीक है। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, गलत। ये कह रहा है कि लर्निंग को यूजफुल होने के लिए उसे आवश्यक रूप से यानी मस्ट शिक्षण से ही ड्राइव्ड होना चाहिए, यानी शिक्षण से ही व्युत्पन्न होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। शिक्षण से ही उसकी उत्पत्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ अधिगम उपयोगी स्वयं भी हो जाता है, यानी लर्निंग को यूजफुल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो शिक्षण से ही व्युत्पन्न हो। इसलिए आर क्या हो जाएगा, गलत। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। इसको आपको कैसे पढ़ना है कल बताया था।
सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, इसके पीछे क्योंकि लगा देना है। क्योंकि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, ऐसे आपको पढ़ना है। तर्क की जगह आप क्योंकि का यूज करेंगे। तो सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है क्योंकि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। तो सेकेंड वाली लाइन पहले वाली लाइन की पुष्टि नहीं कर रहा है, उसको सत्यापित नहीं कर रहा है, प्रमाणित नहीं कर रहा है। तो ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। कई बार क्या हो जाता है कि ए भी सही होता है, बी भी सही होता है, लेकिन बी यानी आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा होता, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा होता। तो ऐसे आपको इन्हें समझना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट द टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ दियर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड। ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट, एक समेटिव टेस्ट होता है यानी संकलनात्मक परीक्षण होता है। ए टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ दियर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड। इसे क्या कहेंगे? तो फॉर्मेटिव टेस्टिंग कहेंगे, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहेंगे, नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग कहेंगे, या क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्टिंग कहेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 है, इसे कहेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। हिंदी में भी देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर पूछा गया था संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। इसे कहा जाता है निकष संदर्भित परीक्षण यानी क्राइटेरियन। समझ गया आप? क्राइटेरियन जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा रिफरेंस टेस्टिंग, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्टिंग। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप हिंदी में नहीं समझ सकते, यूजीसी नेट की भाषा यूसेट में काफ़ी टफ होती है, उन्हें आप इंग्लिश में देखिए। कुछ इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में देखिए, ये पेपर को हल करने का बहुत आसान सा तरीका है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, जैसे यहाँ पर निकष, निकष हमने नहीं सुना होता लेकिन क्राइटेरिया सुना होता है। संदर्भित परीक्षण इस प्रकार से, जैसे सुस्थित नहीं सुना होता है, या निष्पादन भी कई लोग नहीं समझ पाते, तो उन्हें आप इंग्लिश में देख लीजिए। इससे काफ़ी इजीली आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं, उसको सही कर लेते हो। तो क्राइटेरिया हमने सुना होता है, रेफरेंस भी सुना होता है, टेस्टिंग सुना होता है। इस प्रकार के शब्दों को आप समझ के इंग्लिश हिंदी में जान के क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, यानी एक प्रभावकारी शिक्षण में इनमें से कौन एक की बिहेवियर है? की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। तो यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, या क्वेश्चनिंग। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। ये क्या है? की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लेते हैं यहाँ पर हिंदी में भी। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? इफेक्टिव टीचिंग में की बिहेवियर है। तो इसका उत्तर है अनुदेशनात्मक विविधता। अनुदेशनात्मक विविधता, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको समझना है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे वॉच कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है यूर सिलेक्शन श्योर नाम से, वहाँ पर कई लोग जुड़े हैं जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो जो हम पर शेयर करते हैं। फेसबुक पेज है यूर सिलेक्शन श्योर नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप चैनल भी यूर सिलेक्शन श्योर नाम से, उस पर आप जुड़ जाइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका जो उत्तर था ऑप्शन नंबर 3 था अनुदेशनात्मक विविधता। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक बार इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन अवश्य आता है इस वाले टॉपिक से। तो इनमें से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियाँ, यानी जो स्थिति पहले से है
उन स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध या प्रायोगिक शोध। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे प्रश्न के उत्तर को। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान भी लिखा होता है, अर्थात एक्शन रिसर्च। इस पर मैं ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बना चुका हूँ और कई लोगों ने उसे वॉच किया है, उसे आप देख लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे यूजीसी नेट हो, यूसेट हो या विभिन्न राज्यों की सेट परीक्षा के अतिरिक्त शिक्षण से संबंधित जो भी परीक्षा होती है उसमें क्रियात्मक शोध से जुड़ा प्रश्न अवश्य आता है, तो इससे आप बिल्कुल ना चूकें। तो जो क्रियात्मक शोध है यानी एक्शन रिसर्च है, उसमें क्या करता है, मौजूदा स्थितियों में जो कोई सिचुएशन है और उसमें कुछ खामियां हैं, उन खामियों को सुधारने के लिए शोध किया जाता है, उसे कहते हैं क्रियात्मक शोध। और ये स्थानीय मुद्दों में होता है, जैसे स्कूल में कोई समस्या है, कॉलेज में कोई समस्या है या लोकल एरिया में कोई समस्या है, कहीं पर विद्युत की समस्या, पेयजल की समस्या, विद्यालय में बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। इस प्रकार की जो भी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, मौजूदा जो स्थितियां होती हैं, उनमें सुधार पर ये शोध केंद्रित होता है, तो इसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन, इसका उत्तर हो जाएगा एक्शन रिसर्च। तो इसे आप समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन था इसमें, A researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate for his? तो समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड या सर्वे मेथड। तो ए रिसर्चर्स अटेम्प्ट्स टू एवेल्युएट the effect of method of feeding on anxiety proneness of children, which method of research would be appropriate for each? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। हिंदी में भी इसे देख लेते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो पर अवश्य क्वेश्चन आता है, इसे आप पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर पूछा गया था, एक शोधकर्ता यानी एक रिसर्चर बच्चों की चिंता अर्थात उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। यानी किस पे आकलन कर रहा है, प्रोननेस पर, उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? उत्तर है कार्योत्तर विधि यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो इसे आप पढ़ लीजिए, कार्योत्तर पद्धति या एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड को समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज यानी स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? तो इनमें से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की यानी थॉट्स व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है? शोध लेख, कार्यशाला, सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस या संगोष्ठी, किसमें संभव हो सकता है? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, सम्मेलन में यानी कॉन्फ्रेंस में आप क्या कर सकते हैं, विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बना सकते हैं। तो इसे आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ए वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज मे बी मेड पॉसिबल। आइडियाज एंड इश्यूज को किस स्पेक्ट्रम में आप वाइडर कर सकते हैं? रिसर्च आर्टिकल में कम कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल अर्थात जो शोध पत्र होते हैं, तो कुछ ही शोध पत्र आप एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। वर्कशॉप में भी इतना संभव नहीं है यानी कार्यशाला में, संगोष्ठी यानी सिंपोजियम में भी इतना संभव नहीं होता, लेकिन कॉन्फ्रेंस बड़े लेवल पे होता है, सम्मेलन काफ़ी बड़ा होता है जहाँ पर अधिक लोग यानी बड़ी संख्या में लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आप वाइडर स्पेक्ट्रम और आइडियाज एंड इश्यूज में बी मेड पॉसिबल, अर्थात विचार और मुद्दों को बड़े स्तर पर व्यापक रेंज में संभव कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कॉन्फ्रेंस काफ़ी बड़ा होता है। सिंपोजियम यानी संगोष्ठी, कार्यशाला यानी वर्कशॉप, रिसर्च आर्टिकल यानी शोध पत्र से बड़ा होता है कॉन्फ्रेंस। तो इसमें आप इसे संभव कर सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, इन फाइनलाइजिंग
थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फ्रॉम पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस, यानी सप्लीमेंट्री पेजेस का पार्ट कौन सा होगा इनमें से। जब आप एक शोध ग्रंथ को लिख रहे होंगे, जब आप पीएचडी की थीसिस लिख रहे होंगे, जब आप पीएचडी कर रहे होंगे, तो फाइनलाइजिंग ऑफ थीसिस राइटिंग, जब आप थीसिस लिख रहे होंगे, फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। सप्लीमेंट्री पेजेस यानी एक परिशिष्ट जैसा आप कह सकते हैं, जो अंत में जोड़ा जाता है। जैसे भारतीय संविधान में आप अनुसूचियाँ देखते हैं, परिशिष्ट देखते हैं, इस प्रकार से। तो किसे आप सप्लीमेंट्री पेजेस में काउंट करेंगे इसमें से। लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, कंक्लूजन्स ऑफ द स्टडी, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस। सही उत्तर होगा बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस। सबसे आखिरी में जोड़ी जाती है बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस। आपने देखा होगा कोई किताब होती है, उसके लास्ट में या प्रत्येक अध्याय के आखिरी पेज पे बिब्लियोग्राफी होती है, संदर्भ विवरण का होता है कि कहाँ कहाँ से आपने कंटेंट को लिया, और उसके अपेंडिसेस होते हैं। तो बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ पुस्तिकाओं का वहाँ पर विवरण दिया गया होता है। हिंदी में भी हम इसे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। पूछा गया था एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा। पूरक पृष्ठ यानी सप्लीमेंट्री पेजेस, सप्लीमेंट्री अतिरिक्त यानी परिशिष्ट आप कह सकते हैं। तो एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा। उत्तर है ग्रंथ सूची और परिशिष्ट यानी बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में शब्दों को परखने की कोशिश करनी है, जानने की कोशिश करनी है परीक्षा हॉल में, तब आप प्रश्न को समझ पाओगे। यूजीसी नेट या यूसेट या सेट्स की परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न की भाषा और विकल्पों की भाषा को समझना, उत्तर आसानी से मिल जाते हैं। तो एड़ी चोटी का जोर लगा देना है प्रश्न की भाषा पर और विकल्पों की भाषा पर, ताकि आप सही ऑप्शन को हिट कर सकें और इस एग्जाम को पहले प्रयास में क्रैक करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपनों को साकार कर सकें। आखिरी क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है, यानी रिसर्च मोरलिटी का मुद्दा हो सकता है। इनमें से शोध नैतिकता, रिसर्च इथिक्स जिसे हम कहेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। आप वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ससेप्टिबल टू द इश्यू ऑफ रिसर्च इथिक्स, यानी शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है इनमें से। इसका उत्तर है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज के इस सत्र में हमने हल किए हैं 10 प्रश्न, जो कि शिक्षण अभिवृत्ति और शोध अभिक्षमता से जुड़े हैं, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथडोलॉजी से जुड़े हैं। यदि आप यूसेट, यूजीसी नेट, CSIR नेट या विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली सेट के अतिरिक्त किसी भी शिक्षण से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले पार्ट्स में इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। यदि ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो अवश्य कॉमेंट के माध्यम से हमें यस कहने की कोशिश कीजिए, ताकि हम इस प्रकार के प्रश्नों को और लाते रहें। मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक बने रहिए योर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल और गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। ऑल द बेस्ट।